नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 1, जिसमें हमने बात करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 100 प्रश्नों की। जी हाँ, और जो हमने प्रश्न लिए हैं वो वन लाइनर हैं, और वन लाइनर इसलिए लिए हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है एमपी टेट वर्ग 1 उसके एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं और आपके एग्ज़ाम 2 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। तो हमने इसमें वन लाइनर प्रश्न लिए हैं और जिसमें 100 प्रश्न लिए गए हैं, और ये हमारा पार्ट दोस्तों 27 है। पार्ट 26 यानी हम 26 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके वो सारी 26 वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था बुंदेला और उब्बेदुल्ला के नेतृत्व में 711 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुदेला और उब्बेदुल्ला के नेतृत्व में 711 ई में भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ। यह आक्रमण असफल रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाले अरब का मुस्लिम शासक कौन था? तो 712 ई में मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाहिर। चलिए अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय का प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चचनामा। और ये पुस्तक किसने लिखी थी? लेखक का नाम अगर हम बात करें लेखक के नाम की, तो अली अहमद ने। राइट आंसर क्या होगा? अली अहमद। चलिए अगला प्रश्न है, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रसार करना। ठीक है। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। अगर हम बात करें भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और अगर हम बात करें सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो ये किया था 1564 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1564 ई में। औरंगजेब ने कब पुनः जजिया कर लगाया? तो 1679 ई में लगाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1679। चलिए अगला प्रश्न है, एकमात्र मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। एकमात्र मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह ने, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गजनी। राइट आंसर क्या होगा? गजनी। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? तो सुबुक्तगीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबुक्तगीन। चलिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगिन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबुक्तगिन का।
महमूद गजनवी पुत्र था। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ? तो 971 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 971 ई में। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा? तो 998 ई में। राइट आंसर क्या होगा? 998 ई में। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 बार। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। राइट आंसर क्या होगा? धन की प्राप्ति। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, है ना। हम आपसे बस इतनी ही उम्मीद रखते हैं। तो यहाँ पे 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईसा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनी पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर कब आक्रमण किया? तो 1001 ईस्वी में और इसमें राजा जयपाल की हार हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1001 ईस्वी में। एकमात्र राजा कौन था जिसने पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया? तो ये था राजा जयपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने नगरकोट के विरुद्ध कब आक्रमण करके ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को गजनी ले गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1008 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? 1008 ईस्वी में। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। जी हाँ, महमूद गजनी के सबसे चर्चित आक्रमण की अगर बात करें तो जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ई में, ये सबसे चर्चित आक्रमण था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। महमूद गजनी भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? तो 1027 ई में जाटों के विरुद्ध किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1027 ई में जाटों के विरुद्ध किया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई? महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई? तो 1030 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1030 ई में। महमूद गजनी कौन सी उपाधि धारण किया था? तो सुल्तान की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान की उपाधि धारण किए था। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो अलवरुद्दीन, फिरदौसी, उतवी और फरूकी। कौन कौन रहते थे? अलवरुद्दीन, फिरदौसी, उतवी तथा फरूकी। ये महमूद गजनी के दरबार में विद्वान रहते थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक कब बना? तो 1173 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1173 ई में। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? तो 1175 ई में मुल्तान और सिंध के विरुद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1175 ई में मुल्तान और सिंध के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण कब और कहाँ किया था? तो 1178 ई में गुजरात के पाटन पर। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1178 ई में गुजरात के पाटन पर मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1191 ई में गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1191 ई में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था।
अगला प्रश्न है चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी की क्या हुई? विजय हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ और इसमें गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? तो 1506 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1506 ई में। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अख्ता प्रदान किया था। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है कन्नौज के जयचंद्र को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज के जयचंद्र को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है महमूद गजनी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? तो लोहार वंश का। राइट आंसर क्या होगा? लोहार वंश का शासन था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों आप इस वीडियो में टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 जो कि एमपीटेट वर्ग 1 है ना, आपके एग्ज़ाम है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक चला? तो 1206 ई से 1526 ई तक, यानी कुल 320 वर्ष चला। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश का नाम क्या है? तो इसकी एक ट्रैक है, ठीक है, आप वो ट्रैक याद रखना। गुथिक सैलो में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश के नाम हैं। ठीक है, तो गुथित सैलो, गु से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, खी से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश, ता से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश और सै से क्या हो जाएगा? सैयद वंश और लौ से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। चलिए अगला प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1206 ई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 1206 ई में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। चलिए अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। चलिए अगला प्रश्न है दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ऐबक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी ऐबक ने। राइट आंसर क्या होगा? ऐबक। अगला प्रश्न है लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। दोस्तों अभी हमने टॉप 50 प्रश्न देख लिए हैं और हम इसके आगे टॉप 50 प्रश्न और देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को।
अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? तो बख्तियार काकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार काकी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार को ऐबक ने किसके याद में बनवाया था? तो बख्तियार काकी के याद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार काकी के याद में। और बख्तियार काकी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 ई में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। राइट आंसर क्या होगा? लाहौर। अगला प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि ऐबक का क्या अर्थ है? तो चंद्रमा का स्वामी यानी चंद्रमा का देवता। ठीक है, ऐबक का क्या अर्थ है? चंद्रमा का स्वामी यानी चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम तथा दामाद था? तो मोहम्मद गौरी का। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी। ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराम शाह। आराम शाह कितने महीने तक शासन किया था? तो केवल 8 महीने तक। राइट आंसर क्या होगा? केवल 8 महीने तक। अगला प्रश्न है आराम शाह की किसने 1211 ई में हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इल्तुतमिश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम तथा दामाद था? तो ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। राइट आंसर क्या होगा? ऐबक। अगला प्रश्न है ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदायूं। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश कौन सा उपाधि धारण किए था? तो सुल्तान की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। गुलाम वंश के किस शासक ने जीतल या कहें ताबे का सिक्का जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था जिसे तुर्कन ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है? तो ये भी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के किस शासक ने देश को चंगेज खान यानी एक मंगोल के आक्रमण से बचाया था? तो इल्तुतमिश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। तो यहाँ पे गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के जिन्हें टंका कहा जाता है जारी किए और उन पर अपना नाम खुदा हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने। राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। किस शासक के शासनकाल में चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है
इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? तो 1236 ई में। राइट आंसर क्या होगा? 1236 ई में। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1211 ई से 1236 ई तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1211 ई से 1236 ई तक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। कौन बैठा है? रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो रजिया सुल्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। प्रथम महिला शासक कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी? तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया ने अमीर ए आखूर यानी घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक जमालुद्दीन याकूत को। अगला प्रश्न है, रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह क्या पहनकर खुले मुंह से राज दरबार में जाने लगी? तो चौंगाई जिसे कहा जाता है काबा और कुलाह जिसे टोपी बोला जाता है, तो ये पहनकर वो खुले दरबार में जाने लगी। रजिया की शादी किसके साथ हुई? तो अल्तुनिया के साथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्तुनिया के साथ। अगला प्रश्न है, रजिया की हत्या कब और कहां पर कर दी गई? तो 1240 ई में हरियाणा के कैथल के पास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1240 ई में हरियाणा के कैथल के पास कर दी गई। रजिया ने कब से कब तक शासन किया? तो 1236 से 1240 ईसा तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1236 से 1240 तक। अगला प्रश्न है, रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो 1240 ई में बहराम शाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1240 ई में बहराम शाह रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहराम शाह को बंदी बनाकर कब हत्या कर दी गई? बहराम शाह को बंदी बनाकर कब हत्या कर दी गई? तो 1242 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1242 ई में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, बहराम शाह के बाद कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो 1242 ई में अलाउद्दीन मसूद शाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? ठीक है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1246 में नसरुद्दीन महमूद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था? तो नसरुद्दीन महमूद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली सुल्तानगढ़ी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली सुल्तानगढ़ी में। अगला प्रश्न है नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? तो बलबन और 1266 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन। बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश का बलबन गुलाम था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का बनाया हुआ तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने। राइट आंसर क्या होगा? बलबन। अगला प्रश्न है,
सजदा यानी घुटने पर बैठकर शीश झुकाना तथा पैबोस यानी पाँव को चूमना प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवन। ये प्रथा किसने चलाई थी? बलवन के द्वारा, कि घुटने पर बैठकर शीश झुकाना, पाँव को चूमना, ये प्रथा की जो शुरुआत की थी वो बलवन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। दिल्ली के किस सुल्तान ने फारसी उत्सव नौरोज त्योहार प्रारंभ कराया? तो ये कराया था बलवन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवान। अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो ये भी बलवन ने अपनाई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज हमने टॉप 100 प्रश्न देखे जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये हमारा पार्ट 27 था। हम अगले पार्ट लेके आएंगे और उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हुए थे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।